तो कहानी की शुरुआत होती है कहानी की फीमेल लीड जीवॉन से, जो कि बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होती है, पर उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। जीवॉन के डैड को लगा था कि जीवॉन म्यूजिक का टैलेंट लेकर पैदा हुई है, इसीलिए उन्होंने जीवॉन को पियानो की दुनिया में धकेल दिया, ये सोचकर कि जीवॉन एक दिन बहुत ही फेमस पियानिस्ट बनेगी। पर जीवॉन की पियानो ट्यूटर मिस गोंग को पहले ही दिन पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए मिस गोंग जीवॉन को नहीं सिखाना चाहती थी। पर जीवॉन के डैड ने उनको जैसे तैसे करके मना लिया। जीवॉन अपने फर्स्ट पियानो कंपटीशन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार प्ले करती है, पर वो इतना ज्यादा नर्वस होती है कि आगे का पार्ट भूल जाती है, इसीलिए वो बार बार एक ही धुन प्ले कर रही होती है। इससे वहाँ मौजूद सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे जीवॉन काफी रोने लगती है। पर तभी उसके डैड उठकर उसके लिए क्लैप करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया। ये देखकर जीवॉन बहुत खुश हो जाती है। पियानो ग्रेजुएशन वाले दिन भी जीवॉन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही प्ले करती है, पर इस बार वो बहुत अच्छा प्ले करती है। ये देखकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जीवॉन पियानो बजाना छोड़ देती है, क्योंकि उसने पियानो बजाना इसलिए सीखा था ताकि अपने डैड के सामने एक बार अच्छे से पियानो प्ले कर सके, और उसने वो अब कर लिया है। वहीं मिस गोंग जर्मनी अपनी फैमिली के साथ रहने चली जाती है। जीवॉन अपनी लाइफ एंजॉय करने लगती है, वो सभी चीजें करने लगती है जो कि पियानो सीखने के चक्कर में वो नहीं कर पाई थी। और वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव होती है, अपने फोटोज और वीडियोज अपलोड करती रहती है, जिसकी वजह से वो काफी सारे फॉलोअर्स भी गेन करती है। एक दिन जब जीवॉन घर आती है तो उसके डैड काफी परेशान लग रहे होते हैं। जीवॉन पूछती है कि बात क्या है, तो वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। फिर वो जीवॉन से पूछते हैं कि क्या वो शादी करना चाहती है। इससे वो काफी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि वो किस से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। फिर हम जीवॉन के फियांसे जियोंग नाम को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है। वो हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है। वो हॉस्पिटल अपने दोस्त ईसियोक से मिलने आया होता है। वो ईसियोक को बताता है कि वो शादी कर रहा है और उसको इनविटेशन कार्ड देता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ईसियोक की शादी हो चुकी है, पर अब उसका डिवोर्स होने वाला है। उसके बाद हम ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम जून है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है। काम के बाद जब वो पैसे लेकर जा रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि उसके कपड़े काफी गंदे हैं और उसकी बॉडी से काफी गंदी स्मेल भी आ रही होती है, जिससे सभी लोग उसको ही घूर रहे होते हैं और उससे दूर भाग रहे होते हैं। पर इससे जून को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी उसके सामने एक डिलीवरी मैन का एक्सीडेंट हो जाता है, पर किसी को कुछ भी नहीं होता है। डिलीवरी मैन बुके डिलीवर करने जा रहा था, जिसको जून कैच कर लेता है। डिलीवरी मैन जून से कहता है, सामने जो होटल है, क्या तुम वहाँ पर ये बुके पहुँचा दोगे? शादी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, प्लीज मेरी मदद कर दो। क्योंकि डिलीवरी मैन को उस फ्रूट वाली आंटी के साथ सेटलमेंट करना है, जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ है। जून मना करके जाने लगता है तो डिलीवरी मैन कहता है, लगता है दुल्हन को बिना बुके के ही चल कर आना पड़ेगा। ये सुनकर जून को अच्छा नहीं लगता है, तो वो मदद के लिए मान जाता है और बुके पहुंचाने चला जाता है। शादी में हम ईसियोक को देखते हैं, जो कि जीवॉन को देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईसियोक जीवॉन को जानता है। जीवॉन तैयार होकर बैठी होती है, क्योंकि जल्दी शादी शुरू होने वाली है, पर अब तक उसके डैड नहीं आए हैं, तो वो उनको कॉल करती है, पर वो फोन नहीं उठाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर जून बुके लेकर पहुँच जाता है। जीवॉन को वेडिंग ड्रेस में देखकर जून उसको देखता ही रह जाता है। फिर वो बताता है कि वो बुके देने आया है और उसके पास जाने लगता है, तो जीवॉन अपनी नाक बंद कर लेती है और कहती है, पास मत आओ, वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि जून के बॉडी से गंदी स्मेल आ रही होती है। वो जून को बुके वही पास में पड़ी चेयर पर रख कर चले जाने को कहती है। जून कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और जीवॉन के काफी करीब चला जाता है, तो जीवॉन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जीवॉन काफी खूबसूरत लग रही होती है, जिससे जून उसको देखता ही रह जाता है। जून को अपने इतने करीब देखकर जीवॉन डर के मारे उसके नाक पर पंच मार देती है, जिसकी वजह से जून के नाक से खून बहने लगता है, जो देखकर जीवॉन चौंक जाती है। तो जून कहता है, अब चौंक क्यों रही हो, तुमने ही तो मारा मुझे। तभी गलती से खून जीवॉन के ड्रेस पर गिर जाता है। इससे जीवॉन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कुछ ही देर में शादी शुरू होने वाली
वाली है पर उसकी ड्रेस खराब हो गई है। जी-वॉन रोने ही वाली होती है तो जून कहता है रोना मत, नहीं तो तुम्हारा मेकअप भी खराब हो जाएगा। फिर जून जैसे तैसे करके कुछ जुगाड़ लगाता है और उसकी वेडिंग ड्रेस को ठीक कर देता है। जून पूछता है कि वो उससे कैजुअली क्यों बात कर रही है तो जी-वॉन कहती है क्योंकि तुम काफी यंग लग रहे हो इसलिए। जून पूछता है कि उसकी एज क्या है तो जी-वॉन बताती है कि वो 24 साल की है। जून कहता है इसका मतलब हम सेम एज के हैं। जी-वॉन उससे कैजुअली बात करने के लिए और उसको मारने के लिए माफी मांगती है तो जून कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलने वाले। फिर हम जी-वॉन के डैड को देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंस चुके होते हैं, साथ ही वो अपना फोन भी ऑफिस में ही भूल आए होते हैं। तो वो अपने सेक्रेटरी के फोन से जी-वॉन को कॉल करके बताते हैं कि वो जल्द ही पहुंच जाएंगे। वेडिंग स्टार्ट होने ही वाला होता है तो जी-वॉन बाहर जा रही होती है तो वो जून को मदद के लिए थैंक्स कहती है, साथ ही उसको बाय भी कहती है, पर जून उसको बाय कहने से साफ साफ इनकार कर देता है। जी-वॉन बाहर आकर खड़ी हो जाती है और अपने डैड का वेट करने लगती है क्योंकि उसके डैड ही उसको स्टेज तक लेकर जाएंगे। वहीं कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि जी-वॉन के डैड की कंपनी काफी टाइम से लॉस में चल रही है। जी-वॉन के डैड वेडिंग के लिए पहुंच जाते हैं और अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी उनको किसी मिस्टर कैंग नाम के आदमी का फोन आता है। जी-वॉन के डैड उनसे कहते हैं कि बस इस बार वो उनकी मदद कर दे, पर मिस्टर कैंग मदद करने से मना कर देते हैं और फोन काट देते हैं। उसी वक्त जी-वॉन के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। एक आदमी जियोंग नाम की मॉम को आकर यही बात बताता है और ये भी कि कंडीशन बहुत सीरियस है, शायद वो नहीं बच पाएंगे। इससे जियोंग नाम की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जी-वॉन के डैड ने उनको जो कुछ भी देने का प्रॉमिस किया था अगर वो मर गए तो उनको नहीं मिलेगा, इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी जी-वॉन की फ्रेंड आकर उसको बताती है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आया है, इससे वो काफी परेशान हो जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर्स जी-वॉन के डैड को बचाने की कोशिश में लगे होते हैं पर डॉक्टर्स उनको नहीं बचा पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिससे जी-वॉन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और रोने लगती है। जी-वॉन को उसके डैड के सेक्रेटरी बताते हैं कि उसके डैड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, उन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा लिया था जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनका घर भी ऑक्शन में बिक जाएगा। जिन्होंने भी कर्जा दिया था वो सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैं उनका फ्यूनरल कर लूंगा और तुम्हारी मॉम के कब्र के पास ही उनको दफना दूंगा। जब मामला ठंडा हो जाएगा तब आकर अपने डैड के ग्रेव को देख लेना। वो जी-वॉन को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं जानता हूँ ये ज्यादा नहीं है, पर इन पैसों से अपने रहने का बंदोबस्त कर लेना। तुम्हारी कार होटल में थी जिसकी वजह से उसको सीज नहीं किया गया है, तो तुम अपनी कार यूज कर सकती हो। इन सभी चीजों के लिए जी-वॉन उनको थैंक्स कहती है। सेक्रेटरी जी-वॉन को अपना ख्याल रखने को कहते हैं। रात को जी-वॉन छुपकर अपने घर आती है ताकि अपने कपड़े और अपने डॉग को ले सके। जी-वॉन बहुत ज्यादा सैड होती है तो जाने से पहले एक आखिरी बार अपने डैड को याद करके पियानो प्ले करती है। उसके बाद हम जून को देखते हैं जो कि एक छोटे से होटल में रह रहा होता है। वो जी-वॉन के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि जब वो होटल के बाथरूम में फ्रेश होने गया था तो उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि जी-वॉन के डैड को हार्ट अटैक आया है तो उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और ये बात जानने के बाद दूल्हे की माँ अपने बेटे को लेकर भाग गई है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचकर जून को जी-वॉन की फिक्र हो रही होती है कि वो ठीक तो होगी ना। फिर हम दो आदमी को देखते हैं जो कि उसी होटल में आते हैं जहाँ पर जून रुका है। वो लोग जून का फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये यहाँ पर रुका है, पर मैनेजर उनको नहीं बताता है तो वो लोग उसको कुछ पैसे देते हैं, जिसकी वजह से मैनेजर बता देता है कि जून किस रूम में रुका है। वो लोग उस रूम के पास जाकर जून को दरवाजा खोलने को कहते हैं, पर जून नहीं खोलता है तो वो लोग दरवाजा तोड़ने लगते हैं। तो जून जैसे तैसे करके खिड़की से नीचे उतर जाता है और भागने लगता है और भागते भागते सीधा जी-वॉन के घर के बाहर रुकता है। जी-वॉन पियानो प्ले कर रही होती है जिसकी आवाज बाहर तक आ रही होती है, तो जून वहीं पर बैठकर सुनने लगता है। जी-वॉन बहुत ही सैड होती है तो वो बहुत सैड पियानो प्ले कर रही होती है, जो सुनकर जून के आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। वहीं ई-सियोक भी अपनी
अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर घर से अपना सामान लेकर दूसरे शहर चला जाता है। उसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो कि रहने के लिए अपार्टमेंट रेंट पर ले लेती है और एडवांस में रेंट भी पे कर देती है और अपने डॉग के साथ वहां पर रहने लगती है। वो अपने डॉग के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है तो उस पे किसी का कमेंट आता है कि अगर तुम अकेली हो तो यहाँ आ जाओ। जीवन उसकी आईडी चेक करती है तो प्रोफाइल पर किसी सिटी का पिक्चर लगाया होता है। जीवन सोचने लगती है कि ये जगह कहाँ पर है। उस आईडी पर नाम लिखा होता है डोडो सोल सोल लाला सोल। इसका मतलब होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उसके बाद हमें उन पो सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम मिस जिन और उनकी बेटी हायंग को देखते हैं। हायंग एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और जून उनका नेबर है और हायंग जून को काफी पसंद करती है। जून काम पर जा रहा होता है तो हायंग उसके लिए लंच पैक करके लाई होती है जो कि उसको देती है। जून उसको थैंक्स कहता है और ये भी कि वो ये सब मत किया करे। हायंग कहती है मुझे स्कूल तक छोड़ दो, पर जून मना करके चला जाता है क्योंकि स्कूल पास में ही है। फिर हम जीवन को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में पिछले 1 महीने से रह रही है। जीवन को पता चलता है कि जिस लेडी से उसने अपार्टमेंट रेंट पर लिया था वो एक फ्रॉड थी। अपार्टमेंट का ओनर कोई और ही है। जीवन ने जो अग्रीमेंट साइन किया था वो भी फेक ही होता है जिसकी वजह से जीवन को अपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। वो पुलिस में कंप्लेंट करती है तो पुलिस उसको बताते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो कुछ भी पता चलेगा उसको बता देंगे। जीवन के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है और ना ही किसी होटल में रुकने के लिए पैसे, जिसकी वजह से उसको अपनी गाड़ी में ही सोना पड़ता है। फिर हम मिस किम नाम की लेडी को देखते हैं। उनको उनके हस्बैंड का कॉल आता है। उनमें कुछ चीजों को लेकर बात होती है। फिर उनके हस्बैंड पूछते हैं कि जून कैसा है। मिस किम काफी घबरा जाती है और कहती है कि जून बहुत अच्छे से रह रहा है। अपने हस्बैंड से बात करने के बाद मिस किम उन लोगों को कॉल करती है जो कि जून को पकड़ने आए थे। मिस किम उन पर काफी गुस्सा करती है और जल्द से जल्द जून को पकड़कर लाने को कहती है। अगले दिन जीवन अपने मॉम डैड के मेमोरियल पर आती है और उनसे काफी सारी बातें करती है। जीवन को उस इंसान का ख्याल आता है जिसने उसके सोशल मीडिया पर कमेंट किया था तो वो उस सिटी के बारे में पता लगाती है और वहाँ जाने का डिसाइड करती है, ये सोचकर कि वो इंसान जो कोई भी है शायद वो उसको जानता है। पर उस सिटी में जब वो पहुँचती है तो अपने डॉग के गलती की वजह से सामने साइकिल वाले को ठोक देती है और उसकी गाड़ी भी रोड साइड में जाकर टकरा जाती है जिससे जीवन को काफी चोट आती है। हमें पता चलता है कि वो साइकिल वाला तो जून है। जून जीवन को देखकर शॉक दे जाता है और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलने लगता है। जून को तो कुछ नहीं होता है पर जीवन को काफी चोट आती है। वो बेहोश हो गई होती है। जून एम्बुलेंस को कॉल करता है और जल्दी से वहाँ पर आने को कहता है। फिर कुछ देर बाद जीवन को हॉस्पिटल लाया जाता है। ईसियोक भी 1 महीने पहले उनपो सिटी में रहने आया है। वो एक डॉक्टर है और इसी हॉस्पिटल में काम करता है। वो जब जीवन की हालत देखता है तो जल्दी से नर्स के पास आकर पूछता है कि बात क्या है। नर्स उसको जीवन की कंडीशन बताती है। हमें पता चलता है कि ईसियोक ही उसका इलाज करने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जून को ट्रीटमेंट रूम के बाहर बैठा हुआ देखते हैं। ईसियोक बाहर आता है तो देखता है कि जून को भी चोट लगी है तो वो जून से कहता है कि उसको भी अपना इलाज करवा लेना चाहिए। जून कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। फिर ईसियोक पूछता है कि उसका पेशेंट के साथ क्या रिश्ता है तो जून बताता है कि वो एक्सीडेंट विक्टिम है। ईसियोक कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें अच्छे से चेकअप करवा के अपना इलाज करवा लेना चाहिए। तो जून कहता है मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद हम जून को हॉस्पिटल के बाथरूम में देखते हैं। वो अपने चोट पर दवा लगाकर बैंडेड लगा लेता है। ईसियोक ने जीवन का इलाज कर दिया होता है और उसके पास ही खड़ा होता है। तभी जून वहाँ पर आता है और पूछता है कि जीवन अब कैसी है। तो ईसियोक कहता है तुमने तो कहा था कि तुम एक्सीडेंट विक्टिम हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जून कहता है मेरा जो कुछ भी नुकसान हुआ है मुझे उसका कंपनसेशन चाहिए, इसीलिए मेरा जानना जरूरी है कि इसकी हालत कैसी है। फिर ईसियोक बताता है कि जीवन को काफी चोट आई है पर कुछ भी सीरियस नहीं है। उसके बाद जब जीवन को होश आता है तो अपनी हालत देखकर शॉक दे जाती है क्योंकि उसके दोनों हाथ में प्लास्टर लगे होते हैं, साथ ही गले में भी पट्टी लगी होती है। उसके साइड में ही जून बैठा होता है जो कि पूछता है क्या तुम ठीक हो। जून को देखकर जीवन उसको पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जो कि उसके शादी के दिन उसको बुके देने आया था। जीवन पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है तो जून उसको बताता है कि जिस साइकिल वाले को तुमने
ठोका था वो मैं ही हूँ। जीवॉन उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो जून बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर जीवॉन अपने डॉग के बारे में पूछती है जो कि उसकी गाड़ी में था। वो ये सोचकर रोने लगती है कि कहीं उसकी डॉग मर तो नहीं गई। तो जून उसको बताता है कि मैंने उसको वेटनरी क्लिनिक में रख दिया है, वो मरी नहीं है। इस वक्त उसकी सर्जरी हो रही होगी क्योंकि उसको चोट लगी थी। ये सुनकर जीवॉन को काफी रिलीफ मिलता है क्योंकि उसके पास अब उसकी डॉग ही बची है। जीवॉन रो रही होती है तो जून टिश्यू पेपर से उसके आंसू पोंछ देता है। तो जीवॉन उसको थैंक यू कहती है। उसके बाद हम जीवॉन को ईसियोक के पास देखते हैं। जीवॉन अपनी कंडीशन के बारे में पूछती है तो ईसियोक उसको बताता है कि कुछ भी सीरियस नहीं है। उसके गले में व्हिप्लैश इंजरी हुआ है तो कुछ दिनों बाद उसके गले की पट्टी को हटा दिया जाएगा और उसके हाथों के प्लास्टर को 1 हफ्ते बाद निकाल दिया जाएगा। अगर तुम जल्दी रिकवर करना चाहती हो तो अपने हाथों का इस्तेमाल मत करना। फिर हम रात को जीवॉन और जून को हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ देखते हैं। जीवॉन कहती है फूटी किस्मत मेरी, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने एक्सीडेंट करके अपने हाथों को चोट पहुँचा लिया। जीवॉन उसको सारी बात बताती है कि वो इस सिटी में क्यों और किसको ढूंढने आई है। जीवॉन उसी सोशल मीडिया वाले पर्सन को मैसेज करके हॉस्पिटल बुलाने का सोचती है। वो मैसेज कर देती है तो उसका रिप्लाई आता है। उसने एक एड्रेस भेजा होता है और कहा होता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो 1 महीने बाद मुझे आकर मिलना। इससे जीवॉन सैड होकर रोने लगती है क्योंकि जिससे मिलने आई थी उससे मिल नहीं पाई और खुद को चोट भी पहुँचा बैठी। जून कहता है रोना बंद करो, मैं फिर से तुम्हारा आंसू नहीं पोंछने वाला। तो जीवॉन कहती है प्लीज एक बार पोंछ दो। तो जून अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछ देता है। फिर जीवॉन उससे पूछती है कि तुमने मेरे लिए इंतजार क्यों किया। तो जून कहता है ताकि मैं कंपनसेशन ले सकूं। तुम्हारी वजह से मेरी साइकिल टूट गई है, साथ ही मुझे मेंटल स्ट्रेस का भी कंपनसेशन चाहिए। तो चलो 5 लाख वॉन में सब कुछ सेटल कर लेते हैं। 3 लाख मेरी साइकिल के लिए और 2 लाख मेंटल स्ट्रेस के लिए। जीवॉन कहती है अगर मैं दे पाती तो देने को तो मैं 5 मिलियन वॉन भी दे देती, पर इस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है। पर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगी, इसीलिए पैसे मेरे खाते में लिख लो। उसके बाद जून जीवन को अंदर लाकर बेड पर लेटा देता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जून कहता है तुम सो जाओ, अब मैं चलता हूँ। फिर वो जाने लगता है तो जीवन उसको रोकती है और कहती है क्या जाने से पहले मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे। जून उसको पानी पिलाकर जाने लगता है, पर जीवन उसको फिर से रोकती है और बार बार रोकती रहती है और कोई ना कोई काम करने को कहती है। इससे परेशान होकर जून हॉस्पिटल से जाता ही नहीं है। वो वहीं जीवन के बगल में सो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ आज ही रुकेगा। जीवन ने उसको जानबूझकर रोका क्योंकि वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। उसके अगले दिन हम हायंग को देखते हैं जो कि जून का घर से बाहर निकलने का वेट कर रही होती है, पर वो आ ही नहीं रहा होता है। तो वो कहती है क्या वो कल रात को घर नहीं आया था। फिर वो जून को मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुम अभी घर पर नहीं हो, कल रात को तुम कहाँ पर सोए थे। पर जून उसका मैसेज देखता भी नहीं है। इससे उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है उसने आज तक तुम्हारे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। अगर वो रात को कहीं और सोया था या फिर ट्रिप पर गया हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी वक्त हायंग का फ्रेंड और क्लासमेट सांगजी आता है और उसको स्कूल चलने को कहता है। हायंग कहती है मैं अभी डिप्रेस्ड हूँ, थोड़ा रुक जाओ। सांगजी कहता है क्या वो बाहर जून है। ये सुनते ही हायंग भागकर बाहर आती है, पर सांगजी ने उससे झूठ कहा होता है ताकि उसको स्कूल लेकर जा सके। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जब वो दोनों सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उसी रूम में एक बच्ची को शिफ्ट किया गया है। वो लेडी पूछती है कि क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है, तो जून मना करता है। फिर वो लेडी कहती है तो क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो जीवॉन मना करती है। तो वो लेडी कहती है इसका मतलब तुम दोनों भाई बहन हो, जिसपे वो दोनों ही मना करते हैं। जून कहता है इस लड़की के ऊपर मेरे कुछ पैसे उधार है। ई सियोक एक नर्स के साथ मॉर्निंग राउंड पर आता है तो जून को अब तक हॉस्पिटल में देखकर हैरान रह जाता है। ई सियोक जीवॉन से पूछता है क्या तुम रात को अच्छे से सोई थी। तो जीवॉन बताती है कि वो जरा भी नहीं सो पाई क्योंकि उसको काफी दर्द हो रहा था। ये सुनकर नर्स और जून दोनों ही हैरान रह जाते हैं। दरअसल रात को नर्स जीवॉन को पेन किलर देने आई थी ताकि वो अच्छे से सो सके, पर वो ऑलरेडी खराटे मारकर सो रही थी।
जीवॉन बता रही होती है कि रात को उसको कितना दर्द हुआ था, जो सुनकर नर्स को काफी हंसी आ रही होती है, पर वो हंसी कंट्रोल करती है। ईसियोक जून से कहता है, वैसे तुम अब तक यहाँ पर क्यों हो? क्योंकि तुमने साफ साफ कहा था कि तुम इसकी गार्डियन नहीं हो। जून कुछ भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। जून वेटनरी क्लिनिक जीवॉन के डॉग को देखने आता है, तो डॉग का सारा ट्रीटमेंट का खर्चा जून को ही पे करना पड़ता है, जो कि 3.29 मिलियन वॉन होता है। हॉस्पिटल आकर ये सब कुछ जून जीवॉन को बताता है। जीवॉन जून से कुछ पैसे उधार मांगती है, पर जून देने से मना कर देता है। जीवॉन कहती है, मैं तुम्हारे सारे पैसे एक बार में ही लौटा दूंगी। उनकी बातें सुनकर वो लेडी मन में कहती है, ऐसा लग रहा है कि ये लड़की उसका फायदा उठा रही है। जीवॉन कहती है, मुझे मेरी कार ठीक करानी है, फिर मैं उसको बेच दूंगी और तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। जून कहता है, क्या तुम सच बोल रही हो? तो जीवॉन कहती है, और नहीं तो क्या, इसीलिए मेरे खाते में लिख लो, कहीं तुम भूल न जाओ। उसके बाद हम देखते हैं जून अपने हाथों से जीवॉन को खाना खिला रहा होता है। क्योंकि जीवॉन के हाथों पर प्लास्टर लगा है, इस वजह से वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ईसियोक जब ये देखता है तो कहता है, आखिर ये चल क्या रहा है? ये एक्सीडेंट विक्टिम इसका ख्याल क्यों रख रहा है? जीवॉन जून को काफी सारी चीजें खरीद कर लाने को कहती है और पैसे उसके खाते में लिख लेने को कहती है। फिर वो जून को पानी पिलाने को कहती है, तो वो पिलाता है। जून कहता है, जल्दी करो, मुझे काम पर भी जाना है। जीवॉन कहती है, तुम फिर से काम पर जा रहे हो? तो जून कहता है, मुझे पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकूं। जीवॉन कहती है, तुमने सही कहा, जल्दी जाओ और खूब सारे पैसे कमाओ। फिर जून वहाँ से चला जाता है। में हम जून को एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखते हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटल आकर जीवॉन का ख्याल रखता है, उसको खाना खिलाता है। फिर अगले सीन में हम उसको सड़क पर सेल्समैन का काम करते हुए देखते हैं। फिर रात को वो एक रेस्टोरेंट में भी काम करता है। इसका मतलब वो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता है। एक्सीडेंट की वजह से जून की साइकिल टूट गई थी, तो वो एक नई साइकिल खरीदता है। यहाँ से कई दिन बीत जाते हैं। जून जीवॉन से मिलकर हॉस्पिटल से जा रहा होता है, तो ईसियोक उसको देख लेता है, तो कहता है, तुम काम के बाद हर दिन जीवॉन से मिलने आते हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम उसका ख्याल क्यों रख रहे हो? कहीं इसके पीछे तुम्हारा कोई बैड इंटेंशन तो नहीं है? जून कहता है, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। ईसियोक कहता है, तुम्हारा नाम जून है ना, क्या हम कभी मिले हैं? तो जून कहता है, मुझे नहीं लगता है कि हम कभी मिले हैं। फिर जून वहाँ से चला जाता है। जून घर आकर ईसियोक की उस बात को लेकर परेशान होता है जब उसने कहा था, क्या हम कभी मिले हैं? जून खुद से कहता है, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। उसी वक्त उसके घर हायंग आती है और कहती है, तुम इन दिनों आखिर कर क्या रहे हो? मैं तुम्हें कभी कभार ही घर पर देखती हूँ। जून कहता है कि वो काफी ज्यादा काम कर रहा है। तो हायंग कहती है, आखिर इतना ज्यादा काम कौन करता है? तुम बीमार पड़ सकते हो। जून कहता है, मेरी हेल्थ की तुम चिंता मत करो, बस अपने काम से काम रखो। हायंग जून को एक जॉब के बारे में बताती है, जिससे वो 2 दिन में 5 लाख वॉन कमा सकता है। तो जून ये काम करने का डिसाइड करता है और कहता है, क्या जीवॉन 2 दिन खुद को संभाल लेगी? अब यहाँ से 2 दिन बीत जाते हैं। जून 2 दिन से हॉस्पिटल नहीं आया है और उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है। इस वजह से जीवॉन काफी परेशान होती है कि वो कहाँ चला गया। वो लेडी कहती है, कहीं जून अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने तो नहीं चला गया? ये सुनकर जीवॉन काफी हैरान रह जाती है। तो वो लेडी कहती है, क्या तुमने उससे कभी नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता है और उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? जीवॉन ने उससे ये सब नहीं पूछा था, इसीलिए उसको कुछ भी नहीं पता है। वो लेडी कहती है, कहीं वो भाग तो नहीं गया? तुम जल्द ही डिस्चार्ज होने वाली हो, तो कहीं हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के लिए तुम पैसे जून से ही उधार तो नहीं मांगने वाली थी? जीवॉन बताती है कि वो ऐसा ही करने वाली थी। तो वो लेडी कहती है, अब मुझे पूरा यकीन है कि वो भाग गया है, क्योंकि वो बहुत प्रेशर में था। जीवॉन कहती है, उसने मुझे ऑलरेडी काफी सारे पैसे उधार दिए हैं, तो पैसे वापस लिए बिना वो क्यों भागेगा? तो वो लेडी कहती है, मैं ये कहना नहीं चाहती, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम उसके पैसे कभी वापस नहीं करोगी। शायद इसी बारे में सोचकर वो भाग गया हो। जीवॉन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, और काफी परेशान हो जाती है। उसके बाद रात को हम जीवॉन को देखते हैं। वो अकेली होती है क्योंकि वो बच्चे डिस्चार्ज होकर चली गई है। जीवॉन जून के बारे में ही सोच रही होती है और कहती है, वो आज भी नहीं आया, क्या वो सच में भाग गया है? जीवॉन ने 1 हफ्ते से अपने बालों को नहीं धोया है, इस वजह से उसके बालों में खुजली होने लगती है, पर वो अपने
अपने बालों को खुजा भी नहीं सकती क्योंकि उसके हाथों में प्लास्टर लगे हैं। इसी चक्कर में उससे पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। फिर जब वो गिलास उठाने जाती है तो फिसल कर खुद भी गिर जाती है। उसके सिर में चोट भी लग जाती है। इससे वो काफी रोने लगती है क्योंकि उसकी हालत ऐसी है कि वो खुद से कुछ कर ही नहीं पा रही है। उसी वक्त ई सियोक वहाँ से गुजर रहा होता है तो जीवोन को रोता देखकर उसके पास आता है और पूछता है कि वो रो क्यों रही है, बात क्या है। तो जीवोन रोते हुए कहती है उसके बालों में खुजली हो रही है पर वो खुजा ही नहीं पा रही है और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो कि मेरे बालों को खुजा दे। तो ई सियोक उसके बालों को खुजा देता है। ई सियोक को काफी हंसी भी आ रही होती है क्योंकि जीवोन इस वजह से रो रही थी। उसी वक्त वहाँ पर जून आ जाता है और कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। जीवोन जमीन पर बैठी होती है तो जून उसको उठाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जून जीवोन को साइकिल पर बिठाकर कहीं ले जा रहा होता है। जीवोन अभी भी रो रही होती है और जून से पूछती है कि वो कहाँ चला गया था। तो जून उसको बताता है कि वो काम की वजह से बाहर गया था। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठकर शहर का खूबसूरत नजारा देखने लगते हैं। यहाँ पर जीवोन उसको बताती है कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई इस वजह से जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी वो भाग गया क्योंकि उसके डैड ने उनको काफी कुछ देने का प्रॉमिस किया था पर उनकी डेथ हो गई। जून पूछता है कि वो शादी क्यों कर रही थी। तो जीवोन कहती है क्योंकि मेरे डैड ने मुझसे कहा था। जून कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, अपने डैड के कहने पर तुम ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हो जिसको तुम लाइक भी नहीं करती। जीवोन कहती है मैं उसको लाइक तो नहीं करती थी पर वो काफी अच्छा इंसान था और मुझे काफी लाइक भी करता था। तो जून कहता है अगर वो इतना ही अच्छा था तो शादी से भाग क्यों गया। यहाँ पर जीवोन उसको ये भी बताती है कि उसके साथ स्कैम भी हुआ था जिसकी वजह से उसने अपना अपार्टमेंट खो दिया है। ये सुनकर जून काफी हैरान रह जाता है। यहाँ पर उन दोनों में और भी काफी सारी बातें होती है। उसके बाद जून जीवन को लेकर मिस जिन के ब्यूटी पार्लर आता है और उसके बालों को धोने लगता है। जीवोन जून को ही देख रही होती है और उसके चेहरे की तारीफ कर रही होती है। वो उसको ये भी बताती है कि वो काफी हैंडसम है। इन सभी बातों से जून ब्लश करने लगता है तो वो जीवोन के आंखों पर टॉवेल रख देता है ताकि उसको पता ना चले कि वो ब्लश कर रहा है। उसके अगले दिन ई सियोक जीवोन के हाथों का प्लास्टर निकाल देता है। फिर वो पूछता है कि क्या डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है। तो जीवोन बताती है कि हाँ है। जीवोन जून के साथ जाने वाली है। जून कहता है तुम्हें एक रात का 30,000 वॉन पे करना होगा। इसमें खाना, मेंटेनेंस और क्लिनिक सब इंक्लूडेड है। तो क्या तुम्हें मंजूर है। तो जीवोन हाँ कहती है। जीवोन आज ही डिस्चार्ज होती है तो जून को ही हॉस्पिटल बिल्स पे करना पड़ता है जो कि 1.29 मिलियन होता है। हॉस्पिटल के बाद जून सीधा पार्ट टाइम जॉब पर आता है तो जीवोन को भी लेकर आया होता है। जून कैफे में काम कर रहा होता है तो जीवोन उसको ही देख रही होती है। इससे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। वो काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। तो वो एक पेपर में मिस जिन के ब्यूटी पार्लर का एड्रेस लिखकर देता है और कहता है तुम यहाँ चली जाओ और मेरे आने का वेट करना। जीवोन बताती है कि उसके पास टैक्सी के लिए पैसे नहीं है। तो जून उसको कुछ पैसे देता है। जीवोन कहती है मेरे खाते में लिख लेना। फिर वो निकल जाती है पर कैफे के बाहर वो ई सियोक से टकरा जाती है। जीवोन पूछती है क्या आप यहाँ पर लंच करने आए हैं। तो ई सियोक हाँ कहता है। फिर ई सियोक वो पेपर उठाकर देता है जिसपे जून ने एड्रेस लिखकर दिया था। जीवोन उसको थैंक्स कहती है और चली जाती है क्योंकि टैक्सी आ चुकी होती है। ई सियोक कैफे के अंदर जा रहा होता है तो अंदर वो जून को काम करते हुए देखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीवोन मिस जिन के पार्लर पहुंच जाती है। मिस जिन को लगता है कि ये कोई कस्टमर है और जीवोन ने काफी अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो मिस जिन को लगता है कि ये काफी अमीर है, इसीलिए वो जीवोन के साथ काफी अच्छे से पेश आती है। मिस जिन जीवोन के बालों को बहुत अच्छे से स्टाइल कर देती है। कुछ देर में वहाँ पर हायंग भी स्कूल से आ जाती है। जब मिस जिन जीवोन से पैसे मांगती है तो जीवोन कहती है कि मैं बाद में पैसे दे दूंगी इसीलिए मेरे खाते में लिख लीजिए और इसके लिए मिस जिन मान भी जाती है। पर तभी हायंग अपनी मॉम से कहती है आप ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर नहीं है तो आप इसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकती हैं। अगर इसने आपको पैसे कभी पे ही नहीं
नहीं किया तो? जो सुनकर जीवोन कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी इंसान हूँ? मैं आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। तो हायंग पूछती है कि वो कहाँ रहती है, पर जीवोन को पता नहीं होता है कि जून का घर बगल में ही है, इसीलिए वो कहती है कि मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। तो हायंग कहती है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा घर कहाँ है? सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम एक स्कैमर हो। वो जीवोन पर गुस्सा करने लगती है। इससे जीवोन डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त वहाँ पर जून आ जाता है। मिस जिन और हायंग को पता चलता है कि जून और जीवोन एक दूसरे को जानते हैं, इससे वो काफी हैरान रह जाते हैं। फिर जून जीवोन को अपने घर लेकर आता है। जीवोन कहती है तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम बगल में ही रहते हो। जून का घर काफी छोटा होता है तो जीवोन कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगी। तो जून कहता है काफी लेट हो चुका है तो आज यहीं पर सो जाओ, कल अपने लिए दूसरी जगह ढूंढ लेना। जीवोन कहती है क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बेड है? तो जून हाँ कहता है। जीवोन कहती है तो तुम कहाँ पर सोओगे? तो जून कहता है हम इसी बेड पर साथ में सोएंगे। ये सुनकर जीवोन काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर हम हायंग को देखते हैं जो कि काफी परेशान होती है क्योंकि जून ने उसको बताया था कि जीवोन उसके घर पर रहने वाली है। इस बात से हायंग बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके क्रश के साथ कोई और लड़की रहने वाली है और साथ ही वो हायंग से ज्यादा प्रीटी भी है। ये सब सोचकर उसको खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा होता है। फिर हम जून और जीवोन को देखते हैं। जून कहता है चिंता मत करो, मैं मजाक कर रहा था। जून बताता है कि उसको पार्ट टाइम जॉब पर जाना है तो वो बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। फिर हम ईसियोक को देखते हैं जो कि जीवोन के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि ईसियोक को लगता है कि जून भरोसे लायक इंसान नहीं है। तो वो जीवोन को कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती है। इससे ईसियोक को उसकी काफी फिक्र होने लगती है। जून अपने बालों को धो रहा होता है तो पानी खत्म हो जाता है। तो जून जीवोन को फ्रिज से 2 बोतल पानी देने को कहता है। तभी वो देखता है कि जीवोन तो खराटे मारते हुए सो रही है। इसी वजह से उसने ईसियोक का फोन नहीं उठाया और फोन साइलेंट पर भी होता है। ईसियोक ने जब पेपर उठाकर जीवोन को दिया था तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ एड्रेस पढ़ लिया था, इसीलिए वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और जीवोन को कॉल कर रहा होता है पर वो फोन नहीं उठाती है। ईसियोक मिस जिन के पार्लर में झांक रहा होता है। तभी पीछे से हायंग कहती है आखिर तुम कर क्या रहे हो? और उसने अपने हाथों में लोहे का पाइप पकड़ा होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ईसियोक चोर है। जून फ्रिज से 2 बोतल पानी निकालता है तो एक बोतल उसके हाथ से गिर जाता है और बोतल रोल होकर बेड के नीचे चला जाता है। तो जून बहुत ही सावधानी से बोतल निकालने जाता है बिना जीवोन को नींद से जगाए, पर ऐसा हो नहीं पाता है। जीवोन नींद से जाग जाती है और जून को अपने ऊपर बिना शॉर्ट के देखती है। इससे वो जोर से चिल्लाती है जो कि बाहर हायंग और ईसियोक सुन लेते हैं। तो वो दोनों ही जल्दी से दौड़कर अंदर जाते हैं और जून को जीवोन के सामने शर्टलेस बैठा देखकर हायंग भी जोर से चिल्लाती है और उसके साथ साथ ईसियोक की भी चीख निकल जाती है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है कि जून जीवोन के साथ कुछ गलत कर रहा था। हायंग गुस्से से कहती है आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे? क्या तुम दोनों साथ में सोने वाले थे? जून उसकी बातों का जवाब नहीं देता है और बाथरूम में चला जाता है। ईसियोक को यहाँ पर देखकर जीवोन हैरान रह जाती है। फिर अगले सीन में हम उन चारों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं। जीवोन और जून ने उनकी सारी गलतफहमी दूर कर दी होती है। जीवोन ईसियोक से कहती है इतनी रात को आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं? क्या आप यहाँ तक मुझे देखने आए हैं? ईसियोक कहता है कि वो इसी वजह से आया है क्योंकि उसको जून पर शक था। ये सुनकर हायंग कहती है देखो तो कौन बोल रहा है, यहाँ पर हम सब में से सबसे ज्यादा सस्पिशियस तो तुम हो। आखिर तुम हमारे सलून में क्यों झांक रहे थे? तो ईसियोक कहता है कि वो गलत समझ रही है, वो उस तरह के इंसान नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे जीवोन की चिंता हो रही थी। जिसपे जून पूछता है तुम्हें आखिर इसकी चिंता क्यों हो रही थी? तो ईसियोक कहता है क्योंकि वो मेरी पेशेंट है इसलिए। हायंग कहती है बहुत हुआ, अब मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये जून है और ये यहीं पर रहता है और ये कुछ वक्त के लिए यहाँ पर रहने वाली है और आप इसके डॉक्टर है, सही कहा ना? जीवोन कहती है तुमने अपने बारे में नहीं बताया। तो हायंग कहती है मैं जून की फ्यूचर वाइफ हूँ। जून उससे कहता है बकवास मत करो और चुप हो जाने को कहता है। तभी जीवोन कहती है तो इस वजह से तुम चिंतित थी क्योंकि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर जून कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जीवोन
हायंग से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं बस आज रात को यहाँ पर रुकने वाली हूँ। जो सुनकर इसियोक पूछता है क्या तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है? तो जीवोन बताती है कि वो कल रहने की जगह ढूंढ लेगी। जून कहता है जब तक तुम रहने के लिए जगह नहीं ढूंढ लेती तुम यहीं पर रहोगी। ये सुनकर हायंग को अच्छा नहीं लगता है तो वो कहती है नहीं तुम मेरे घर पर रहोगी। ये सुनकर इसियोक को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जीवोन जून के साथ रहे। फिर अगले सीन में हायंग जीवोन को अपने घर लेकर जा रही होती है। हायंग कहती है क्या तुम जून को लाइक करती हो? मैं भी उसको बहुत लाइक करती हूँ, इसीलिए तुम जून में इंटरेस्टेड मत होना। जीवोन बताती है कि उसके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, उसकी जिंदगी में ऑलरेडी काफी कुछ चल रहा है। तो हायंग कहती है अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द उसको सारे पैसे लौटा दो और चले जाओ। जीवोन कहती है मुझे सब सुनाई दे रहा है, तुम बहुत ही मतलबी हो। फिर हम इसियोक और जून को बात करते हुए देखते हैं। इसियोक को जून को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसके लिए वो माफी मांगता है। फिर वो पूछता है कि वो इस सिटी में कब से रह रहा है। वहीं हायंग जीवोन को बताती है कि जून को इस सिटी में आए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। वो जिस घर में रह रहा है वो मिस्टर पार्क का फ्लावर शॉप हुआ करता था पर काफी टाइम से खाली पड़ा था। एक दिन मिस्टर पार्क का एक्सीडेंट हो गया था तो जून ने ही उनकी जान बचाई थी। वो उनको लेकर हॉस्पिटल गया था और सारे बिल्स भी पे किए थे। जून ऐसा ही है, वो सबकी मदद करता रहता है, ये उसकी हॉबी है। ये सुनकर जीवोन थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तो हायंग कहती है तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगा था कि उसने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि वो तुम में इंटरेस्टेड है? जीवोन कहती है कि ऐसा नहीं है, पर हम पहले भी मिल चुके हैं। ये सुनकर हायंग शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि वो कैसे मिले थे और क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जून इसियोक से कहता है कि मैं जीवोन से उसके शादी वाले दिन मिला था, मैं वहाँ पर बुके डिलीवर करने गया था। इसियोक अपने मन में कहता है तो इसलिए इसने जीवोन की मदद की, इसका मतलब इसको जीवोन के सिचुएशन के बारे में पता है। उसको गहरी सोच में देखकर जून कहता है क्या हुआ? तो इसियोक कहता है कुछ नहीं, बस तुम ध्यान रखना कि जीवोन हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट स्किप ना करे। इसका मतलब अब इसियोक को जून पर थोड़ा भरोसा है। हायंग जब जीवोन को लेकर अपने घर जाती है तो मिस जिन जीवोन को वहाँ पर रहने की परमिशन नहीं देती है। जीवोन वहाँ से जाने लगती है तो हायंग उसको रोकती है और अपनी मॉम से कहती है कि जीवोन 1 दिन का 20,000 वॉन पे करेगी। उनके घर पे एक रूम ऐसे ही खाली रहता है तो उस रूम को रेंट पर देकर वो महीने के 6 लाख वॉन कमा सकती है। ये आइडिया मिस जिन को भी अच्छा लगता है तो वो जीवोन से कहती है कि क्या वो रेंट अफोर्ड कर सकती है? तो जीवोन बताती है कि वो अभी तो नहीं कर सकती, पर जैसे ही उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा वो पैसे कमाकर रेंट दे देगी। मिस जिन पूछती है कि वो क्या करके पैसे कमाएगी? तो जीवोन बताती है कि उसने अब तक इसके बारे में सोचा नहीं है। तो मिस जिन जीवोन को अपने घर पे रहने का परमिशन नहीं देती है और जीवोन से कुछ ऐसी बातें कह देती है जिससे जीवोन को बुरा लग जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। मिस जिन हायंग को उसके पीछे जाने से रोक लेती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और साथ ही उसको मारती भी है जीवोन को यहाँ पर लाने के लिए। हायंग जल्दी से जून के घर पहुँचती है और पूछती है कि क्या जीवोन यहाँ पर आई है? तो जून कहता है उसको तो इस वक्त तुम्हारे घर पे होना चाहिए ना। इसियोक पूछता है कि आखिर बात क्या है? हायंग उनको बताती है कि उसके घर पे क्या हुआ था और जीवोन उसके घर से क्यों चली गई। ये सब सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और उसको ढूंढने निकल जाते हैं। जून उसको फोन करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ होता है। इसियोक भी कार में बैठकर उसको ढूंढ रहा होता है। फिर हम जीवोन को देखते हैं जो कि जून के घर से काफी दूर सीढ़ियों पर बैठी होती है और उसके फोन का बैटरी भी डेड हो गया होता है। दरअसल वो जून के घर ही जा रही थी जो कि हायंग के घर से थोड़ा दूर है, पर वो इस सिटी में नहीं है इस वजह से खो गई है। पर कुछ देर बाद उसको ढूंढते हुए जून वहाँ पर पहुँच जाता है। उसको देखकर जीवोन उसको हक कर लेती है क्योंकि वो काफी डर गई थी। जीवोन रो रही होती है तो जून उसको कंफर्ट कराता है। इसियोक देख लेता है कि जून ने जीवोन को ढूंढ लिया है तो वो घर चला जाता है। फिर जून जीवोन को साइकिल पर बिठाकर घर ले जाने लगता है। जून पूछता है कि क्या वो उसके घर जाएगी? तो जीवोन बताती है कि वो उसके घर पे नहीं रहेगी। वो जून को मिस जिन से बात करके मनाने को कहती है और ये भी कि वो मिस जिन को भरोसा दिलाए कि वो रेंट पे कर देगी। जून के पास सिर्फ एक ही रूम और बेड है, अगर वो वहाँ पर रहेगी तो जून कहाँ पर रहेगा? यही सब सोचकर वो ये सब कहती है। जून रास्ते में जीवोन से काफी हंसी मजाक करता है और उसको काफी मजा भी आता है।
जून जीवोन को मिस जिन के घर लेकर आता है और उनसे बात करता है। वो मिस जिन से प्रॉमिस करता है कि अगर जीवोन ने रेंट पे नहीं किया तो वो रेंट पे कर देगा। वो जैसे तैसे करके मिस जिन को मना लेता है। फिर मिस जिन जीवोन को रूम दिखा देती है। जीवोन उन सब से कहती है कि आज उसका दिन काफी स्ट्रेसफुल था, इसीलिए वो अकेली रहना चाहती है। तो वो सभी उसको रूम में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वो तीनों बाहर बैठकर जीवोन के सोशल मीडिया के पोस्ट देख रहे होते हैं, जिनसे उनको अंदाजा हो जाता है कि जीवोन पहले अमीर हुआ करती थी। जीवोन ने पियानो का फोटो भी पोस्ट किया होता है, जिससे वो लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि क्या जीवोन पियानिस्ट है। वो लोग जीवोन को लेकर काफी सारी बात करते हैं, पर उन्होंने जीवोन के रूम से कोई आवाज नहीं सुनी। इसीलिए वो चेक करने जाते हैं कि जीवोन आखिर कर क्या रही है। तो उनको पता चलता है कि जीवोन तो सो रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी जल्दी वो सो कैसे गई। ये देखकर जून को काफी हंसी आती है। जीवोन अपने पास्ट को लेकर सपना देखती है, जिससे उसको रियलाइज होता है कि वो काफी अच्छी पियानो टीचर बन सकती है। अगले दिन जब जीवोन सोकर उठती है तो मिस जिन उसको ब्रेकफास्ट करने को कहती है। जीवोन ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसके बाल काफी बिखरे होते हैं। तो मिस जिन के कहने पर हायंग उसके बालों को कॉम्ब करके बांध देती है। तो जीवोन उसकी तारीफ करती है कि वो तो इसमें बहुत अच्छी है, वो बहुत ही टैलेंटेड है। अपनी तारीफ सुनकर हायंग को काफी अच्छा लगता है। मिस जिन ने खाना बहुत ही अच्छा बनाया होता है। तो जीवोन उनकी कुकिंग स्किल्स की बहुत तारीफ करती है और उनको भी इम्प्रेस कर लेती है। और जीवोन एक पियानो एकेडमी में जॉब इंटरव्यू के लिए आती है, क्योंकि एकेडमी में एक पार्ट टाइम पियानो टीचर की जरूरत होती है। वो एकेडमी के मैनेजर से बात करती है और उसको जॉब मिल जाती है। जीवोन के एक हाथ में अभी भी प्लास्टर लगा होता है, जिसके बारे में मैनेजर पूछती है कि वो इंजर्ड हाथ के साथ कैसे पियानो सिखाएगी। तो जीवोन बताती है कि जल्द ही उसके हाथ का प्लास्टर हट जाएगा। मैनेजर कहती है अगर ऐसा है तो हमें तुम्हारे फुली रिकवर होने तक का वेट करना चाहिए, यही सही रहेगा। जीवोन को जॉब मिल गई, इस वजह से वो बहुत खुश होती है। वो यही बात बताने के लिए जून को कॉल करती है, पर वो फोन नहीं उठाता है क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर होता है। फिर जीवोन मिस जिन के सैलून आती है और उनको बताती है कि उसको पियानो इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल गई है। ये जानकर उनको भी थोड़ी खुशी होती है क्योंकि वो अब रेंट पे कर पाएगी। सलून में दो लेडी होती है जो कि अपना हेयर स्टाइल करवाने आई होती है और साथ ही वो दोनों मिस जिन की नेबर भी है। वो दोनों ही मिस जिन से जीवोन के बारे में पूछती हैं कि ये कौन है। जीवोन उनको बताती है कि रारा कॉस्मेटिक कंपनी उसके डैड की थी, पर उनकी डेथ उसके शादी वाले दिन ही हो गई थी। उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, इस वजह से उसने सब कुछ खो दिया। सेक्रेटरी मून ने उसके सभी इनहेरिटेंस इश्यू को संभाला और उसको पैसे दिए। उन पैसों से उसने अपार्टमेंट रेंट पर लिया था, पर उसके साथ स्कैम हो गया। अब वो तीनों लेडी काफी ज्यादा ही टीवी शोज एंड ड्रामास देखती हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हो सकता है कि सेक्रेटरी मून ने तुम्हारे डैड को धोखा दिया हो। ये सुनकर जीवोन काफी हैरान रह जाती है, पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। फिर हम सेक्रेटरी मून को देखते हैं जो कि एक प्राइवेट याच में मजे कर रहा होता है। उसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसने सच में जीवोन के डैड को धोखा दिया होगा। जीवोन जून से मिलने उसके घर आती है तो वो जून का टेक्स्ट बुक देखती है। उसके अंदर काफी सारे मैथ्स के सोल्यूशन लिखे होते हैं और साथ ही उसको एक फोटो भी मिलती है। वो फोटो हाई स्कूल का होता है, जिसके अंदर जून अपने किसी फ्रेंड के साथ होता है। जीवोन को जून उस फोटो में काफी क्यूट लगता है। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और फोटो ले लेता है। वो जीवोन पर थोड़ा गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें मेरी चीजों को नहीं छूना चाहिए। इससे जीवोन को काफी बुरा लगता है। जून को एहसास होता है कि उसने सही नहीं किया, तो वो जीवोन से माफी मांगता है और कहता है मैंने सुना कि तुम्हें जॉब मिल गई है। जीवोन कहती है तुमने सही सुना है, अब मैं फाइनली तुम्हारे सारे पैसे लौटा पाऊंगी। उसके बाद हम ईसियोक की वाइफ यून को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से मिलने आई होती है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि ईसियोक उसको अचानक डिवोर्स क्यों दे रहा है, कहीं उसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। तो यून बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसने जो डिवोर्स का रीजन बताया था वो बहुत ही बकवास है। एक्चुअली यून को भी आइडिया नहीं है कि ईसियोक डिवोर्स क्यों चाहता है। उसकी फ्रेंड कहती है उसने सारे पैसे और एसेट्स गिव अप कर दिया।
कहीं वो बीमार तो नहीं है, पर यून कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम ईसियोक को देखते हैं जो कि मेडिसिन खा रहा होता है। नर्स उसको मेडिसिन खाते हुए देख लेती है तो पूछती है कि वो हर रोज इतनी सारी मेडिसिन क्यों खाता है। तो ईसियोक बताता है कि ये विटामिन पिल्स है। जी वॉन आज पूरे दिन जून को फॉलो कर रही होती है। वो प्रोडक्ट्स प्रमोशन का काम कर रहा होता है। तो जी वॉन बार बार अपना हुलिया बदलकर जून से ब्यूटी प्रोडक्ट्स मांगने आती है, पर हर बार जून उसको पहचान लेता है। फिर रात को जब जून रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है तो जी वॉन वहीं पर मौजूद होती है और उसको ही देख रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर हा यंग और सैंगजी आते हैं। तो जी वॉन को वहाँ पर देखकर हा यंग हैरान रह जाती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। सैंगजी पूछता है कि ये कौन है। तो जी वॉन कहती है क्या तुम हा यंग के फ्रेंड हो और क्या यहाँ पर डिनर करने आए हो, जिसपे सैंगजी हाँ कहता है। फिर वो तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और एक दूसरे से जून के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि जून ने किस चीज में ग्रेजुएशन की है। वो तीनों ही काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं। तो जी वॉन जून से यही बात पूछ लेती है। तो जून बताता है कि वो सिर्फ मिडिल स्कूल ग्रेजुएटेड है। ये सुनकर वो तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जब वो सभी घर जा रहे होते हैं तो जून को वेटनरी क्लिनिक से कॉल आता है कि वो जी वॉन के डॉग मिमी को वहाँ से ले जा सकता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। जब वो लोग मिमी को लेकर घर पहुँचते हैं तो मिस जिन मिमी को घर पर रखने की परमिशन जी वॉन को नहीं देती है, क्योंकि मिस जिन को डॉग से एलर्जी है। तो जून जी वॉन से कहता है कि मैं मिमी को अपने घर पर रख लूंगा, तुम्हें जब भी इससे मिलने का मन करे तो मेरे घर आ जाना। जी वॉन मिमी से काफी दिनों बाद मिली है, इस वजह से वो उसके साथ थोड़ी और देर रहना चाह रही होती है। तो वो मिमी को जून के घर तक छोड़ने आती है। वो मिमी को अपने साथ नहीं रख सकती, इस वजह से काफी उदास होती है। तो वो कहती है कि काश तुम्हारे पास 2 रूम होता तो मैं भी मिमी के साथ रह पाती। ये सुनकर जून सोच में पड़ जाता है। फिर अगले सीन में हम जून को पेपर में किसी चीज का डिजाइन बनाते हुए देखते हैं। अगले दिन जी वॉन हॉस्पिटल आती है तो ईसियोक उसके हाथ से प्लास्टर निकाल देता है और जी वॉन से कहता है कि तुम्हारा हाथ अब ठीक हो चुका है, पर फिलहाल कुछ वक्त के लिए अपने हाथों पर ज्यादा प्रेशर मत डालना और तुम्हें थेरेपी एक्सरसाइजेज के लिए हॉस्पिटल आते रहना होगा। ईसियोक से मिलने के बाद जी वॉन जा रही होती है तो ईसियोक कहता है अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो तो मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, तो तुम कब फ्री हो। ये सुनकर जी वॉन हैरान रह जाती है और पूछती है कि वो उसको डिनर पर क्यों ले जाना चाहता है। तो ईसियोक कहता है अगर तुम अनकंफर्टेबल हो और नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, जिसपे जी वॉन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं आज तो नहीं जा पाऊंगी, तो किसी और दिन चलते हैं। मिस जिन जी वॉन को एक गार्डन में लेकर आती है जहाँ पर पियानो रखा होता है। अब जी वॉन का हाथ ठीक हो चुका है तो वो जी वॉन को प्रूव करके दिखाने को कहती है कि वो सच में पियानो आर्टिस्ट है। एक्सीडेंट की वजह से जी वॉन के फिंगर्स पर काफी चोट आई थी, इस वजह से वो बहुत ही बेसुरा पियानो प्ले करती है। जो सुनकर मिस जिन उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उनको लगता है कि जी वॉन ने झूठ कहा है कि उसको पियानो प्ले करना आता है। जी वॉन पियानो अच्छा प्ले करने की बहुत कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से उसके फिंगर्स में काफी दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उसके फिंगर्स अब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। जून ये नोटिस कर लेता है तो वो जी वॉन को रोकता है और कहता है आज के लिए इतना काफी है। जी वॉन घर आकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो पियानो अच्छे से प्ले नहीं कर पा रही है। वो जून को मैसेज करती है कि वो कुछ दिनों तक काफी बिजी रहेगी, इसलिए वो मिमी से मिलने नहीं आ पाएगी। पर इससे जून को समझ आ जाता है कि जी वॉन इस वक्त बहुत ही स्ट्रेस में है। जी वॉन हर रोज उसी पार्क में आकर देर रात तक पियानो प्रैक्टिस करती है और धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रही होती है। वहीं जून भी काम के बाद जी वॉन को पता चले बिना उसको फॉलो करता रहता है जब तक कि वो घर नहीं पहुंच जाती, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जी वॉन किसी खतरे में पड़े। जी वॉन के देर रात तक बाहर रहने से जून काफी परेशान होता है, तो वो जी वॉन को एक पियानो खरीद कर देने का सोचता है, पर उसके पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं। रात को जी वॉन उसी पार्क में पियानो प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं और जी वॉन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसके लिए एक सॉन्ग प्ले कर दे जो कि उसकी वाइफ हमेशा सुना करती थी। जी वॉन उस
उस सॉन्ग को बहुत ही अच्छे से प्ले करती है, जो सुनकर उस ओल्ड मैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको ये पसंद आया, इस वजह से जी वॉन बहुत खुश होती है। जी वॉन घर पहुंचकर जून को कॉल करती है और उसको सभी बातें बताती है कि उसने आज क्या क्या किया। जून कहता है, क्या तुम कल मेरे घर आ सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसपे जी वॉन कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ही आती हूँ। पर जून उसको मना करता है और कल आने को कहता है। जी वॉन विंडो से तारे देख रही होती है। वही नीचे जून खड़ा होता है और जी वॉन को ही देख रहा होता है। वही जून के पीछे से कोई उसके पास आ रहा होता है। जून ये नोटिस कर लेता, वो पीछे पलट कर देखता है तो पीछे ईसियोक होता है। वो जी वॉन को देखकर कहता है, तो जी वॉन यहाँ पर रहती है। उसको देखकर जून पूछता है कि क्या वो उसको फॉलो कर रहा है, तो ईसियोक बताता है कि वो भी इसी बिल्डिंग में रहता है। ये जानकर जून काफी हैरान रह जाता है। अगले दिन जी वॉन बहुत ही अच्छे से तैयार होकर पियानो एकेडमी पहुंचती है, क्योंकि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तो वो अब जॉब कर सकती है। पर वहाँ पर मैनेजर उसको बताती है कि अब उनको पियानो टीचर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जी वॉन को फिर से अपने लिए जॉब ढूंढनी होगी। इस वजह से वो काफी उदास हो जाती है, क्योंकि उसने जून और मिस जिन को ऑलरेडी बता दिया है कि उसको जॉब मिल गई है। तो वो उनको अब कैसे बताएगी कि अब उसके पास जॉब नहीं है। ये उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। फिर अगले सीन में हम जून को देखते हैं, जो कि अपने घर के बाहर जी वॉन का इंतजार कर रहा होता है, पर वो आ ही नहीं रही होती है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि वो कहाँ रह गई। जी वॉन वापस आ रही होती है तो जून को बाहर देखकर वो एक खंबे के पीछे छिप जाती है, क्योंकि जून को फेस करना उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। जून जी वॉन को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो जी वॉन बताती है कि वो रास्ते में है। पर तभी जून उसको देख लेता है, तो जून कहता है, क्या कुछ हुआ है, जिसपे जी वॉन कहती है, नहीं तो। जून जी वॉन के पास आता है और कहता है, तो फिर तुम छिप क्यों रही हो। जून को अचानक अपने पीछे देखकर जी वॉन डर जाती है। जून फिर से पूछता है कि क्या हुआ है, तो जी वॉन उसको बता देती है कि एकेडमी में उसको जॉब नहीं मिली। वो एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है, तो दौड़कर जून के घर के अंदर चली जाती है। जून ने जी वॉन के लिए रूम और बेड तैयार कर दिया होता है। ये देखकर वो सरप्राइज्ड रह जाती है। जून कहता है, अब तुम्हारा जब मन करे तुम मिमी के साथ रहने आ सकती हो। जी वॉन इससे इतना खुश होती है कि वो जून को हक करने जाती है, पर तभी उसको रियलाइज हो जाता है कि वो ये क्या कर रही है, तो वो पीछे हट जाती है और मिमी से बात करने लगती है। उसी वक्त उसके घर पे एक पियानो डिलीवर होता है, जो देखकर जी वॉन और ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या बात है, तुमने मेरे लिए पियानो भी खरीदा है। जून बताता है कि उसने पियानो नहीं खरीदा है, जो सुनकर जी वॉन हैरान रह जाती है और कहती है, तो फिर किसने भेजा है। वो लोग डिलीवरी मैन से पूछते हैं, तो डिलीवरी मैन बताता है कि डोडो सोलसो लाला सोल नाम के पर्सन ने भेजा है। ये सुनकर जी वॉन शॉक्ड जाती है कि उसको यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला। जून बाहर आता है और डिलीवरी मैन से पूछता है कि पियानो कहाँ से भेजा गया है। वही अंदर जी वॉन अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करती है, तो उसी पर्सन का मैसेज आया होता है। उसने कहा होता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद आया होगा। 2 हफ्ते बाद जब हम मिलेंगे तब मुझे थैंक्स कह देना। ये मैसेज पढ़कर जी वॉन काफी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये है कौन। जून जी वॉन को एडवाइस देता है कि वो घर पे ही म्यूजिक एकेडमी क्यों नहीं खोल लेती। ये आइडिया जी वॉन को काफी पसंद आता है, तो वो कहती है, ठीक है ऐसा ही करते हैं, पर मैं तुम्हें सिर्फ आधा ही रेंट पे करूंगी। तो जून कहता है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और वैसे भी मुझे इस घर का रेंट पे नहीं करना पड़ता है, तो तुम्हें रेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि एकेडमी का नाम क्या रखे। जून कहता है, लाला पियानो लैंड कैसा रहेगा। ये नाम जी वॉन को बहुत ही पसंद आता है। फिर अगले सीन में हम ईसियोक को देखते हैं, जो कि जी वॉन को कॉल करता है डिनर के बारे में पूछने के लिए। ईसियोक ने जी वॉन को डिनर पर चलने के लिए इनवाइट किया था, पर ये बात जी वॉन भूल ही गई थी। वो उसको सॉरी कहती है और बताती है कि वो इन दिनों काफी बिजी रहने वाली है, इस वजह से डिनर पर नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो खुद का पियानो एकेडमी खोलने वाली है, जिसके ओपनिंग सेरेमनी पर वो ईसियोक को भी इनवाइट करती है। उसके बाद हमें एकेडमी का ओपनिंग सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है। वहाँ पर जी वॉन ने उन सभी लोगों को इनवाइट किया होता है जिन जिन को वह जानती है। ईसियोक जून से बात करने आता है और कहता है, जी वॉन को एकेडमी खोलने देने के लिए तुम्हारा थैंक यू। जून कहता है, मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझे क्यों थैंक्स कह रहे हो। ईसियोक कहता है, क्योंकि मैं उसको लेकर चिंतित था, दरअसल उसके शादी में मैं भी मौजूद था। ये जानकर जून हैरान रह जाती
जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि दूर से जून के घर की तरफ देख रहा होता है, पर हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। सेरेमनी के बाद जब सभी लोग चले जाते हैं तो जीवॉन ईसियोक के गिफ्ट को देख रही होती है और ईसियोक की काफी तारीफ कर रही होती है, जो सब सुनकर जून को काफी जलन होती है। वो कहता है कितना सारा काम पड़ा है, घर की सफाई भी करनी है और तुम गिफ्ट्स देख रही हो, चलो सफाई करने में मेरी मदद करो। जीवॉन कहती है मुझे सफाई करनी नहीं आती है, क्योंकि मैं अमीर थी तो सभी काम नौकर ही किया करते थे, इसीलिए ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पियानो प्ले करती हूँ और तुम घर की सफाई करो। जून इसके लिए मान जाता है तो वो दोनों ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जीवॉन पियानो प्ले करते वक्त काफी खुश होती है, ये देखकर जीवॉन को बहुत अच्छा लगता है। फिर रात को वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जीवॉन उसको अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो जून बताता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। ये जानकर जीवॉन को जून के लिए काफी बुरा लगता है, तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना फैमिली मान सकते हो। ये सुनकर जून को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन जीवॉन अपने एकेडमी का पैम्पलेट बांट रही होती है तो उसको ईसियोक मिल जाता है। ईसियोक उसको लंच के लिए इनवाइट करता है तो जीवॉन हाँ कर देती है, क्योंकि पैम्पलेट बांटते बांटते उसको काफी भूख लग गई है। फिर हम जून को देखते हैं जो कि जीवॉन को कॉल करता है, क्योंकि उसने जीवॉन के लंच के लिए सैंडविच पैक करके रखा है। जीवॉन उसको बताती है कि वो ईसियोक के साथ लंच कर रही है। ये जानकर जून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो वो फोन काट देता है। वहीं ईसियोक जीवॉन से कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो। जीवॉन कहती है आपने सही कहा, क्योंकि मैंने उससे बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं। ईसियोक कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे भी पैसे उधार ले सकती हो और उससे तुम जून का उधारी चुका सकती हो। पर जीवॉन मना कर देती और कहती है कि वो सिर्फ जून से ही पैसे लेगी, क्योंकि उसके साथ वो कंफर्टेबल फील करती है। फिर अगले सीन में पुलिस को बीच पर एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी की तलाशी लेने के बाद उनको एक आईडी कार्ड मिलता है, पर उसमें उस लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा होता है और ना ही पूरा नाम दिख रहा होता है, बस आधा नाम जून लिखा होता है। कुछ देर बाद ऑफिसर मिस किम को कॉल करते हैं, क्योंकि उनका बेटा जून 6 महीने से लापता है। ऑफिसर मिस किम को बताते हैं कि उनको बीच पर एक डेड बॉडी मिली है और हमें लगता है कि ये आपका बेटा है। ये सुनकर मिस किम शॉक्ड हो जाती है। फिर रात को जब जीवॉन घर पहुंचती है तो गेट पर एक बैग के अंदर गिफ्ट रखा होता है। जीवॉन को लगता है कि गिफ्ट जून ने दिया है तो वो उसको थैंक यू मैसेज करती है। जून पूछता है कि क्या उसको कोई स्टूडेंट मिला, पर जीवॉन का रिप्लाई नहीं आता है। इससे जून को समझ आ जाता है कि वो सो गई होगी। अगले दिन जीवॉन फिर से काम पर लग जाती है। वो हर जगह पैम्पलेट चिपका रही होती है। जीवॉन इतना ज्यादा मेहनत कर रही है पर उसको एक भी स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। ये देखकर जून को अच्छा नहीं लगता है। तो जब जीवॉन एकेडमी वापस आती है तो जून उसको इन्वेलप देता है जिसके अंदर पैसे होते हैं और वो कहता है ये मेरी फीस है, मैं एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर जीवॉन काफी खुश और इमोशनल हो जाती है। वो जून को हग करने जाती है तो जून थोड़ा पीछे हट जाता है। उसी वक्त वहाँ पर ईसियोक भी आ जाता है और जीवॉन से कहता है कि वो भी एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है। जीवॉन उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने कभी पियानो प्ले किया है, तो ईसियोक बताता है कि उसने कभी नहीं प्ले किया है। जीवॉन उसको कुछ धुन बजाकर दिखाती है और बताती है कि कैसे बजाना है। फिर वो ईसियोक को ट्राई करने को कहती है। ईसियोक बैठकर पियानो प्ले करने लगता है। ईसियोक को पियानो प्ले करते देखकर जीवॉन को समझ आ जाता है कि ईसियोक को पियानो बहुत अच्छे से प्ले करना आता है। यही बात वो ईसियोक से कहती है और पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला, तो ईसियोक बताता है कि उसको स्टूडेंट नहीं मिल रहा था इसलिए उसने ऐसा किया। फिर वो एक सॉन्ग प्ले करता है जो कि जीवॉन को काफी पसंद आता है। जीवॉन से लेसन्स लेने के बाद रात को ईसियोक ही उसको घर छोड़ने जाता है। इससे जून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ईसियोक को पियानो प्ले करना आता है पर उसको नहीं, इस वजह से जून काफी अपसेट होता है तो वो रात भर पियानो प्रैक्टिस करता है। अगले दिन जून काम पर भी काफी अपसेट होता है क्योंकि हर रोज लेसन्स के बाद ईसियोक जीवॉन को घर छोड़ने जाएगा। जून जब घर वापस आ रहा होता है तो वो पियानो की आवाज सुनता है। जीवॉन उसके घर आई है, इस बात से वो काफी खुश हो जाता है। वो घर के अंदर जाता है तो जीवॉन उसको टिफिन देती है जिसके अंदर मिस जिन ने उसके लिए खाना भेजा होता है। रात को बारिश होने लगती है तो वो दोनों ही खिड़की से बारिश एंजॉय करते हैं। काफी रात हो चुकी होती है तो जीवॉन कहती है अब मुझे चलना चाहिए, क्या तुम्हारा
तुम्हारे पास छाता है? जून के पास 2 छाता होता है पर वो एक ही लेकर आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी ई सियोक जीवोन को मैसेज करता है कि वो घर आने ही वाला है तो वो उसको राइड दे देगा। ई सियोक उसको थोड़ी देर इंतजार करने को कहता है। यही बात जीवोन जून को बताती है और कहती है वो ई सियोक का इंतजार कर लेगी क्योंकि वो जून को परेशान नहीं करना चाहती है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद ई सियोक वहाँ पर पहुँच जाता है तो जीवोन उसको बाय कहकर जाने लगती है। तभी जोरो की बिजली कड़कती है जिससे जून को कुछ याद आ जाता है तो वो जीवोन से कहता है मत जाओ। जून का चेहरा देखकर जीवोन पूछती है क्या हुआ? तभी जून उसको हग कर लेता है और कहता है मत जाओ प्लीज। इससे जीवोन काफी हैरान रह जाती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक डिसलाइक एंड कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा और आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।